क्वेश्चन है दोस्त, टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया था? तो ये टेहरी बांध जो है, टेहरी बांध का निर्माण आपको उत्तराखंड में किया गया था, जो कि भागीरथी नदी पर है। टेहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। टेहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। और किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में राज्य में। क्या आपको ये क्वेश्चन एकदम छूटेगा? नहीं छूटना चाहिए कि टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया था? तो उत्तराखंड में। ठीक है, किस नदी पर अगर पूछे टेहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। दूसरा क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होता है? एसी और डीसी। ठीक है, ऐसे तो डीसी धारा ही प्रवाहित होता है बैटरी से, लेकिन कभी कभी दोनों देता है। ठीक है, एसी और डीसी। आप अगर नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा तो फिर हम डिटेल इसको बता देंगे। ठीक है, अगला है कि वस्तु की दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? एक बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बोले कि वस्तु की दूरी घटने पर उत्तल दर्पण के आवर्धन के मान बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। यहां तक 3 क्वेश्चन का आपको समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनमो बदलती है, मतलब ऊर्जा को किसमें बदलती है? डायनमो जो है ना, ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, आंतरिक, आप कहता है ध्यान से देखना कि विद्युत ऊर्जा से जो है ये डायनमो बदलती है आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। क्या बोले? डायनमो बदलती ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। धावनी ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलते हैं? तो धावनी ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन। ठीक है, अगर बात करें माइक्रोफोन ऊर्जा को परिवर्तन करता है, तो धावनी ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन? माइक्रोफोन ऊर्जा को रूपांतर करता है धावनी ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। डायनमो करता है आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। और जनरेटर, ठीक है, और विद्युत मोटर जो है, विद्युत मोटर ये करता है विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा में विद्युत मोटर करता है। फिर से क्वेश्चन, डायनमो या जनित। डायनमो की बात करें, डायनमो बदलता है आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन बदलता है धावनी ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। अब आगे ये अगला जो क्वेश्चन है, चालक के विभवांतर एवं धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात कर लिया जाए तो प्रतिरोध का जो है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक वो ओम होता है। ठीक है, क्या होता है? ओम होता है। अब प्रतिरोध को हम लोग आर कहते हैं, प्रतिरोध को आर। तो आर बराबर होता है V बटा आई। आर का सूत्र क्या होता है? V बटा आई। मतलब आर प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा धारा। प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा धारा। अब देखिए, यहां से आपको मन में क्वेश्चन आएगा, सर विभवांतर के भी तो एसआई मात्रक होगा ना? हाँ, ठीक है, विभवांतर का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। अब धारा के यहाँ आई हो गया, तो धारा के जो एसआई मात्रक होता है, धारा के जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, फिर से देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, विभवांतर के एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अब देखिए, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध का सूत्र होता है विभवांतर बटा धारा। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? विभवांतर बटा धारा। अब यहां से आगे चलते हैं। क्षारीय ऑक्साइड का विलयन पीएच मान। देखिए, सबसे पहले समझिए, आपको चैप्टर पढ़ना है पीएच मान, जो कि अम्ल क्षार में दिया गया है कि पीएच एक स्केल है। ठीक है, ये पीएच एक स्केल है जो क्या मापता है? अम्ल और क्षार। जो ये मापता क्या है? मापने का जो काम करता है वो अम्ल बताता है और क्षार बताता है। मापने का काम क्या करता है? अम्ल बताता है और क्षार बताता है। देखिए, अम्ल का विलयन और क्षार का विलयन। ठीक है, कहने के मतलब है कि पीएच स्केल के सोरेनसम, ठीक है,
पीएच स्केल की खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। अब ध्यान से देखना, ये मान लो पीएच स्केल है, यहाँ जो है, ठीक है, 7 से स्टार्ट, 7 से अधिक इधर हो गया, 7 से कम, ये 7 से इधर कम, मतलब कि 7 से अगर बोले 7 से कम और 7 से अधिक, समझना, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय कहलाता है। ठीक है, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय विलयन होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय विलयन होता है, और जिस विलयन के मान 7 से कम होता है वो अम्लीय विलयन होता है। ठीक है, क्या बोले? जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय विलयन कहलाता है, जिस विलयन के मान 7 से कम होता है अम्लीय विलयन कहलाता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन कहलाता है। क्या कहते हैं? उदासीन कहलाता है। अब ध्यान से देखना, चलो अगर आपको ऑप्शन चुनने के हैं कि क्षारीय ऑक्साइड विलयन का मान कितना, देखिए 4 7 से कम है, ये नहीं होगा, 2 7 से कम, ही नहीं, 9 7 से अधिक है, तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन के अनुसार। अब देखिए किस, आपको मन में क्वेश्चन आएगा, सर 7 किसका पीएच मान होता है? तो आपका शुद्ध जल है ना, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, जो कि उदासीन होता है। ठीक है, जो कि उदासीन होता है। अब यहां से मिटाएं इसको। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगा? देखिए संयोजकता की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले देखना है मैग्नीशियम कितना है। मैग्नीशियम के परमाणु जो क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है ना, तो 12 है। ये किसका संकेत है? तो मैग्नीशियम का, क्या? मैग्नीशियम संकेत, तो मैग्नीशियम के संकेत Mg। क्लियर हो गया। परमाणु क्रमांक 12, तो यहीं से तुमको पूछ दिया जाए कि परमाणु द्रव्यमान है ना, परमाणु द्रव्यमान 24, किसका? मैग्नीशियम के परमाणु द्रव्यमान 24, परमाणु क्रमांक 12 और संकेत Mg। हमसे पूछ रहा है कि संयोजकता, देखिए संयोजकता निकालेंगे 2 8 8 2 10 2 12। ये देखिए जो है पहला कक्षा के कक्षा में इलेक्ट्रॉन है Kl है ना, तो कितना हो गया? संयोजकता इसका कितना हो गया? 2 हो गया। किसका? मैग्नीशियम की संयोजकता 2 हो गया। अगला, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितना अम्ल बनाते हैं? तो 2 अम्ल बनाते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितना अम्ल बनाते हैं? 2 अम्ल बनाते हैं। एल्कीन, देखिए यहां से आप, इसमें हम लोग हमेशा, बहुत सारा स्टूडेंट भी है कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मारे, CnH2n+2 होगा या CnH2n, क्या CnH2n+2? आइए हम माइनस कर दो, ये ऑप्शन में हम माइनस कर देते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि एल्केन के जो समान सूत्र होता है, ठीक है, समान सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। इसका जो होता है एल्केन का प्रथम सदस्य मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। अब मीथेन के संरचना सूत्र CH4 होता है। फिर से समझिए कि एल्केन के समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, एल्केन के समान सूत्र CnH+2n, एल्केन का प्रथम सदस्य होता है मीथेन। अब आइए देखिए एल्कीन के जो समान सूत्र होता है, एल्कीन का समान सूत्र जो होता है CnH2n होता है। CnH2 एल्काइंस के जो समान सूत्र होता है, ठीक है, समान सूत्र तो होता है CnH2n-2। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये एल्केन के समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, इसका प्रथम सदस्य मीथेन होता है। एल्कीन के समान सूत्र होता है CnH2n होता है, एल्काइंस का समान सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन करा था कि एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है, क्या बोर्ड पे लिखा हुआ है? एल्कीन CnH2n, कहाँ? यहाँ। क्लियर हो गया। कौन सा सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? देखिए सक्रियता श्रेणी की अगर बात किया जाए तो जो सबसे ऊपर होता है वो सोडियम होता है, उसके बाद पोटेशियम होता है, और जो सबसे नीचे होता है वो चांदी होता है, उसके बाद
सोना होता है। ठीक है, तो अगर सबसे अधिक बात कर रहा जाए, सबसे अगर अधिक क्या, तो क्या ऑप्शन है, तो देखो सोडियम है। क्लियर हो गया, सबसे अधिक सोडियम। अब अगर तुमसे बात किया जाए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब तुमसे एक बात देखिए, AU आपको पता है कि AU जो है संकेत है किसका होगा, AU जो है सोना, सोना के संकेत है। अब AG जो है किसका है, चांदी का, किसका है, चांदी का संकेत AG, सोना के संकेत AU। अब K के अगर बात करें तो पोटेशियम के हैं, किसका है, पोटेशियम के। अब Na के अगर बात कर लिया जाए तो किसका है, सोडियम का। ठीक है, सोडियम के। यह दो वो देखो प्रमुख जो है आपको एग्जाम में हमेशा पूछता है कि Br और Hg। तो Br हो गया ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन का, और Hg हो गया आपको पारा, पारा या हम कह सकते हैं मरकरी, पारा या मरकरी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं, तो क्लियर हो गया। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं आपको। हम इसको क्या है, फिर से सुन लीजिए, सोना के संकेत AU, चांदी के संकेत AG, पोटेशियम के संकेत K, सोडियम के संकेत Na, ब्रोमीन के संकेत Br, पारा या मरकरी संकेत Hg। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन करा है कि लिथियम, चलो लिथियम Li, ठीक है, उसके बाद सोडियम, सोडियम Na, उसके बाद होगा पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम के कि बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए E जो है इसका परमाणु अगर क्रमांक की बात करें तो 3 है, अगर इसका बात करें तो 11 है, इसका बात करें तो 19 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2 1, इसका बनाएंगे 2 8 1, इसका बनाएंगे 2 8 8 1। देखो 8 2 10 और कटा रहा है। तो बताइए अंतिम कक्षा की बात करें, देख लीजिए कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बाह्यतम कक्षा मतलब अंतिम वाला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते, कितना हो गया, 1 1 1, तो 1 हो गया। ठीक है, अगला कहता है आर्गन की परमाणु संख्या क्या है। अगर बात अभी बताए, आर्गन होता है Ar, इसका हो गया आर्गन। आर्गन के परमाणु अगर क्रमांक के बात कर लिया जाए, परमाणु क्रमांक के, तो 18 है। कितना है, 18। 20 में कौन है, तो अगर 20 में अगर बात करें, 20 का जो है, 20 किसका परमाणु क्रमांक है, किसका परमाणु क्रमांक है, तो तुरंत जवाब दीजिएगा कैल्शियम का, कैल्शियम का। कैल्शियम का संकेत C है, कैल्शियम का संकेत क्या होता है, Ca। ठीक है, कैल्शियम का संकेत क्या होता है, Ca। अगला बात किया जाए 10, तो 10 किसका हो गया, नियोन का, नियोन का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, तो बोलिएगा 10। ठीक है, नियोन का परमाणु क्रमांक 10। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम कर लेते हैं अगला जो क्वेश्चन हम आपको सामने बताएं, आप लोग इसको जवाब दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन एकदम आपके सामने हम दे रहे हैं, आप लोग बस जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जवाब देखिए, ऑप्शन होगा Hg, है ना, ऑप्शन Hg, Br, ठीक है, सिलिकॉन। अब चौथा हो गया सभी, ऑल। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बहुत से बच्चे जवाब दे होंगे, कोई बच्चे जवाब दे रहे होंगे Br, कोई बच्चे जवाब दे रहे हैं Hg। ठीक है, अब समझिए, कोशिश करना कि हम अभी बताएं पारा, पहले पारा का संकेत देख लें। पारा के संकेत जो होता है, संकेत जो है Hg है ना। तो अगर बात कर लीजिए पारा, तो पारा का जो है संकेत हो गया Hg। अब पारा क्या, पारा एक क्या है, तो तुरंत जवाब आएगा धातु है। ठीक है, पारा क्या, धातु है। बोले पारा कैसी अवस्था में रहता है, कैसी अवस्था में पाया जाता है, तुरंत जवाब आएगा द्रव अवस्था में।
ठीक है, कैसे अवस्था में? द्रव। यही क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा धातु कमरे के तापीय द्रव अवस्था में होता है, तुरंत हो जाता है आंसर पारा। ठीक है, तो क्या होगा? ब्रोमीन। इसका आंसर सही करेक्ट क्या होगा? ब्रोमीन। तो अगर तुमसे पूछे कि ब्रोमीन एक क्या है, ब्रोमीन एक क्या, तुरंत आएगा अधातु। अधातु है ना, ब्रोमीन क्या है? अधातु। अब बताए ब्रोमीन का संकेत Br हो गया। सिलिकॉन की अगर बात किया ले जाए, ठीक है, सिलिकॉन एक क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन एक क्या है? उपधातु है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग का अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम साइंस का सेट 3, जो कि साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप लोगों में बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है, तो खास करके उन स्टूडेंट के लिए लाभदायक होगा जो स्टूडेंट 2023 से 24 में बिहार बोर्ड परीक्षा देंगे। तो खास करके उन लोग स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है जो कि वीडियो आप उसे देखें। और नहीं समझ में आता है, जो आपको लगता है कि हम कोई नहीं याद है, तो उसे आप अपने कॉपी में नोट कर लिया जाए। तो इस बात के हम आप लोग के सपेज कुछ मोटिवेशन बात बता रहे हैं कि खोकर पाने की मज़ा कुछ और है, खोकर पाने की मज़ा कुछ और है, रोकर हंसने की मज़ा कुछ और है, रोकर हंसने की मज़ा कुछ और है। हार तो मेरा ज़िंदगी की एक हिस्सा है दोस्त, हार तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने के मज़ा ही कुछ और है। तो चलते हैं। क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेंगे? तो ये मतलब हुआ, यहाँ हुआ फोकस दूरी। ठीक है, आर मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, आई ध्रुव हो गया। तो क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेंगे, तो मुख मतलब फोकस दूरी से। ठीक है, दूसरा कहता है कि यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है तो कौन सा दर्पण कहलाता है? तो आपका अगर दर्पण की बात किया जाए तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जो कि यहाँ से देख रहे हैं कि वस्तु आकार जो है हमेशा वस्तु के बराबर होगा, तो होगा समतल दर्पण में। ठीक है, क्या होगा? समतल दर्पण में। तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, जो कि हम आपको बता रहे हैं कि अगर पहला प्रश्न अगर यहाँ से एक्स्ट्रा के बात अगर किया जाए तो अगर कहा जाए कि जो है तो गोलीय दर्पण। ठीक है, अगर यहाँ लिख लिया जाए कि गोलीय दर्पण का 3 भाग। ठीक है, पहला होगा समतल दर्पण, दूसरा होगा उत्तल दर्पण और तीसरा होगा अवतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण का कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। कौन कौन? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितना प्रतिबिंब होता है? तो इसका ये अनंत होता है, इसका जो है काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। जो समांतर में रखा गया है, देखिए समांतर 2 दर्पण मतलब समतल दर्पण के हम पैरेलल में रख दिए हैं, तो जो पर बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है, इसे हम अनंत कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? अनंत प्रतिबिंब बनता है। तो आप एक एक बात को गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है?
देखिए समतल दर्पण के जो फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है, ठीक है। समतल दर्पण के जो फोकस दूरी होता है अनंत होता है, वक्रता त्रिज्या भी इसका अनंत होता है, याद रखना। आगे है, आगे एक बात याद, अगर तुमसे पूछे दिया जाए कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है, जो आवर्धन होता है प्लस माइनस 1 होता है, ठीक है। समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है प्लस माइनस 1 होता है। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की धुरी से वक्रता केंद्र की ओर दूरी क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण की धुरी से वक्रता केंद्र की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस, क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। हाँ, फोकस दूरी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि देखिए फोकस, अगर बात दर्पण की बात आ रहा है तो ध्यान से देखिए, अभी हम बताएं गोलीय दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण 3 प्रकार के कौन कौन बताएं? समतल दर्पण, उत्तल दर्पन, अवतल दर्पण, ठीक है। अगर बात कर लिए हैं से तुमको कि दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण का जो फार्मूला होता है, हम 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। आपको मन में आ रहा है सर v और u क्या है, ठीक है। ये v जो है प्रतिबिंब के सूचित करते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब, e मतलब वस्तु हो गया, f मतलब फोकस दूरी। अगला अगर बात की जाए कि अगर दर्पण के हम बात कर ले, ठीक है, तो अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण की अगर देखिए बात किया जाए तो अवतल दर्पण का जो है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का जो चिन्ह होता है ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। किसका? माइनस। अगर यही बात की जाए उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण, ये दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है। क्या कहें? पॉजिटिव। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश तंतु में प्रकाश क्या होते हैं? तो प्रकाश तंतु जो प्रकाश होते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं। किसमें? कि प्रकाश तंतु में प्रकाश क्या होते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं। अब यहां से देखना, अब ध्यान से देखिए कि अगर बात किया जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर बात हुआ तो एक क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीरा किसके कारण चमकता है? तो हीरा में जो चमक होते हैं, ठीक है, हीरा में जो चमक होते हैं वो होते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन तुमसे पूछे कि हीरा किसका अपरूप है, किसका अपरूप है, हीरा किसका अपरूप है, तो जवाब दीजिएगा कार्बन का, ठीक है। किसका है? कार्बन का। आगे बढ़ते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण मुड़ जाती है, ये होता है अभिलंब से दूर भाग जाता है, ठीक है। क्या होता है? अभिलंब से दूर भाग जाते हैं। अब देखिए अभिलंब से दूर कैसे भागते हैं, ये आपको हम डिटेल करते हैं। 2 ग्राफ हम बना रहे हैं, ठीक है। एक ग्राफ ही है, प्रकाश की किरण आया, यहां से हम अभिलंब डाले, ठीक है। एक इसको इधर जाना चाहिए एकदम सीधा लाइन से, ई कन्वर्ट इधर हो जाता है। अगला ग्राफ दिया दीजिए, ये प्रकाश की किरण आया, ठीक है, इसको जाना चाहिए इधर लेकिन आगे इधर है, यहाँ भी अभिलंब डाल देते हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझिएगा। दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत सा गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ देखिए इसको भी जाना चाहिए इस लाइन से सीधे, लेकिन ये थोड़ा इस लाइन से चल जाता है। तो ई जब कभी ई जो क्रिया होगा वो विरल माध्यम, पहले रहेगा विरल माध्यम, विरल माध्यम में ही हो जाएगा सघन माध्यम। तो क्वेश्चन होता है यहाँ ई होगा सघन माध्यम, सघन माध्यम, आई विरल माध्यम, विरल माध्यम।
तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या कहा है, जब प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आते हैं, तो देखिए हम बोलते हैं इसको अभिलंब बोले, हम बोले ना अभिलंब, ठीक है। तो अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर भाग रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या आप लोग याद करना, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो किरण जो होते हैं विलंब से दूर भाग जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो तो इसका आंसर है विलंब से दूर भाग गया। दूसरा क्वेश्चन कहेगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं, क्या करें कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर, क्या अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं। फिर से क्वेश्चन हम कराते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो क्या होते हैं, प्रकाश जो मतलब किरण जो होते हैं अभिलंब से दूर भाग जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो जो किरण होते हैं अभिलंब के काफी नजदीक आ जाते हैं। दोनों ग्राफ आपके सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होते हैं। हम इसके पहले ही डिटेल किए थे कि अगर लेंस की बात करते हैं, ठीक है, लेंस की भी बात करते हैं तो लेंस दो प्रकार के हम लोग को पढ़ना है, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, ठीक है। तो एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखना, हम अगर बात कर लेते हैं लेंस की, तो गोली लेंस जो है दो प्रकार के है ना, लेंस जो है दो प्रकार के हैं। पहला प्रकार अगर बात कर ले अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। और दूसरा बात कर लेंगे उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। फिर से समझिए, लेंस दो प्रकार के बोले, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अगर इसमें फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी का चिन्ह बात करें तो ऋणात्मक फोकस दूरी का चिन्ह है। फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक। अगर इसमें बात कर लिया जाए धनात्मक, इसमें बात कर लिया जाए धनात्मक, इसमें ऋणात्मक, ठीक है। आगे अगर बात कर लिया जाए लेंस की, तो लेंस की अगर बात कर ले यहां से कि अवतल लेंस की परिभाषा कैसे हम करेंगे कि अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो सबसे पहले ग्राफ आप समझ लीजिए। ये जो ग्राफ है अवतल लेंस का है। कौन सा लेंस का है, अवतल लेंस का है। ये जो ग्राफ है देखो, ग्राफ सही से नहीं बन रहा है। हाँ, एक ग्राफ है उत्तल लेंस, एक ग्राफ क्या है, उत्तल लेंस। तो यहां सबसे पहले ध्यान रखना कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की परिभाषा बोलना है। तो इसका परिभाषा एकदम इजी है। पहले इसका आंसर देख ले। इसका आंसर क्या होगा, किसी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो अवतल लेंस की, किसका, अवतल लेंस की। आगे बात कर लिया जाए, इसको हम मिटा देते हैं कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए, ब्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। तो किसका हो गया, हीरा हो गया, ठीक है, किसका हो गया, ये हीरा हो गया। स्विच लगाए जाते हैं भू संपर्क तार में, स्विच लगाया जाता है किस तार में, तो भू संपर्क तार में। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव में कार्य करता है, तो चुंबकीय प्रभाव में कार्य करता है।